डायरेक्टर दीपक शाह, वाइस चेयरमैन अहमदाबाद चैप्टर, मंजू जी डायरेक्टर फीकी फ्लो, सभी उपस्थित हैं। मुझे खुशी आज इसलिए है, सामान्यतः ये नर्मदा हॉल में अधिकारियों के लिए बैठक होती है और सभी अधिकारी 80% से ज्यादा मैं, और आज सभी मेरे सामने महिलाएं बैठी हैं। प्रसंग है नर्मदा हॉल के लिए कि सभी महिलाएं इकट्ठी हुई है, इसीलिए मुझे गौरव होता है। दूसरा, आप लोगों ने इधर एक प्रेजेंटेशन किया, आप क्या क्या काम पूरे देश में और विदेश में करते रहते हो और महिलाओं को कैसे आप मदद करते हो, ये सब मुझे दिखाया। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि एक करके काम करते रहेंगे तो सभी काम इकट्ठा हो जाएगा, तो वो फायदा महिलाओं को होने वाला है। इसीलिए आप जो काम कर रहे हो यशस्वी काम है और इसमें करते रहो। वाइब्रेंट इंडिया की जो बात आपने, मैंने शुरू में मैं बता दूं कि अभी वर्कशॉप हो रही है और 45 ये नवंबर के बाद, नवंबर में और दिसंबर में 45 वर्कशॉप होने वाली है। इसमें यदि आप चाहते हो तो एक वर्कशॉप महिलाओं के लिए हम करेंगे। बस इसमें क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, इसके बारे में सोचना है, ये सब मुझे बता देना। हमारे अधिकारियों को हम बोलेंगे तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं प्रबंध हो जाएगा। हमारे सामने एक ही प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन इसमें दो था। जब मैंने ये कार्यभार संभाला तो एक महीने तक तो हमारे जो रूटीन कार्यक्रम थे, कृषि रथ यात्रा वगैरह, इसमें हम जाते रहते थे। मैंने सोचा कि ये 3 महीना इलेक्शन के समय में 3 महीना कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि सभी अधिकारी चुनाव के कार्य में व्यस्त थे। तो सभी फाइलें हर एक के टेबल पर पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं क्या काम करूं कि तुरंत ही ये फाइलों का निपटारा हो जाए। मन में आया कि मैं गतिशील गुजरात का 100 दिन का लक्ष्य सबको बता दूं कि आपको 100 दिन में वो करना है। तो ये तय कर लिया और 11 पॉइंट तय किए और इसमें 50 से ज्यादा अलग अलग पॉइंट थे और ये लगातार 100 दिन ये कार्यक्रम चला। अधिकारियों ने काम किया, सभी मंत्रियों भी गए, मैं भी गई और निपटारा हुआ। और इसका जो परिणाम आया, ये परिणाम आपको सबसे पहले दिखाया आपको कि 100 दिन में हम लोगों ने अधिकारियों के पास कितना काम करवाया। इसमें एक भाग था लोक संपर्क सेतु। ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई काम नहीं होता है, तब वो मेरे पास इधर आता है, मुख्यमंत्री के पास आता है या तो मंत्रियों के पास जाता है। इधर आते हैं तब इतने प्रश्न हमारे सामने होते हैं तो उसका निकाल तुरंत नहीं होता है। और एक बड़े प्रश्न नहीं होते, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, जैसे कि बीपीएल कार्ड। तो बीपीएल कार्ड में एक नाम ऐड करना है या एक का नाम निकालना है, वो तो एक छोटा सा काम है लेकिन नहीं होता है, इसी वजह से मेरे पास आता है। जैसे कि मृत्यु की नोंद नहीं हुई है, इसीलिए मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आता है। ऐसे कई प्रश्न हमारे सामने रहते हैं, क्योंकि मैं 16 साल से ये सरकार में बैठी हूँ, इसलिए मुझे पता था कि छोटे छोटे काम कैसे होते हैं। तो मैंने तय किया कि भाई लोक संपर्क सेतु का हम आयोजन करें। तालुका प्लेस पर मंत्री को जाना है और जब मंत्री डेट देता है इसके पहले 15 दिन
ये वो ही तालुका में से ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जिसके भी हैं वो एप्लीकेशन तालुका प्लेस पर दे दे। तो तालुका प्लेस पर ये सभी एप्लीकेशन आ जाती है और वहाँ जो हमारे अधिकारी है अलग अलग विभाग संभालते हैं वे लोगों को वो दिया जाता है कि ये आपकी एप्लीकेशन है, ये आपके लिए है, और वो लोग वहाँ बैठकर 15 दिन में उसका सॉल्यूशन लाते हैं। और बाद में जब मंत्री जाते हैं या मुख्यमंत्री जाते हैं तो सामने कोई भी कर्जदार सामने बैठ जाते हैं और दूसरे लोग भी आते हैं और एक एक करके सबको बुलाते हैं कि भाई आपका ये कार्ड था, ले लीजिए, आपका कार्ड हो गया है। आपने विधवा पेंशन की मांग की थी तो विधवा पेंशन का कार्ड हो गया है, ले जाइए, आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे पैसे। ऐसे करके वहाँ हम लोग उनको दे देते हैं। इसमें शायद 85% से ज्यादा ये निपटारा होता है। तो जो छोटे छोटे प्रश्न थे वो तालुका प्लेस पर ही उसका काम पूरा हो गया। इसकी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट पर जो प्रेशर था वो बढ़ गया और स्टेट पर जो प्रेशर था, गांधीनगर में सब लोग आते थे, वहां भी कम हो गया क्योंकि वहां निपटारा हो गया। तो अभी तक तो हम लोगों ने 140 ऐसे लोक संपर्क सेतु पूरा किया है। दिवाली के बाद बाकी के काम को पूरा करेंगे और मैं मानती हूँ कि जब ये 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा तब ऐसे कोई काम बाकी नहीं रहेंगे जो गांधीनगर तक किसी को आना पड़ेगा। दूसरा, इसमें से ये भी प्रश्न आए हमारे सामने कि कहीं जो हमारे जीआर बनते हैं वो जीआर का अर्थघटन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, तो वो भी हमारे ध्यान में आए। हम लोगों ने अधिकारियों को दिखाया ऐसी तरह और उनके पास एक सब प्रश्न पहुंचे और जीआर का अर्थघटन एक ही तरीके से होना चाहिए वो सबको बताया, तो वो काम भी वो हो गया। और तीसरा हमारे ध्यान पर यह आया कि जब तक हम एक्ट नहीं बनाएंगे या एक्ट में सुधार नहीं करेंगे तब तक वो प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो एक्ट में सुधार लाना है तो सबको बता दिया है कि भाई एक्ट में सुधार लाना है, तो नेक्स्ट फरवरी मार्च में जब हमारी विधानसभा मिलती है तब तक आप एक्ट तैयार कर दीजिए और विधानसभा में उसकी चर्चा कर दीजिए, तो वो एक्ट हो जाएगा, तो इसके रूल्स वगैरह बन जाएंगे, तो उसका निपटारा हो जाएगा। तो एक ही काम में कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं, तो एक और उसका निकाल हो जाता है, दूसरी और जीआर का अर्थघटन गलत होता है तो उसका भी निपटारा हो जाता है, और तीसरा एक्ट के बारे में भी हम सोचते रहते हैं, ज्यादातर ऐसी बातें हमारी पास नहीं आती। दूसरा, जो महिलाओं के बारे में 2014-15 में जो नया बजट अभी जुलाई में पास हुआ, इसमें हम लोगों ने जेंडर बजट रखा। पहले भी था, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से अपने अपने डिपार्टमेंट में महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं बनाते थे, लेकिन जो योजनाएं बनाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं होता था, वो कम होता था। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि भाई अलग से जेंडर बजट बनाए और अलग से होगा तो उसका जो हम लोगों ने लक्ष्यांक तय किया है तो इतना करना ही है, तो लक्ष्यांक पूरा होने के लिए वो अधिकारी वहां काम करेगा, वैसे काम नहीं करेगा। तो हम लोगों ने ये जेंडर बजट रखा। इसमें एक दो मैं उदाहरण इसलिए दूंगी, इसमें हमारी जो मिलती है, और मैं भी पशुपालन का काम किया है, खेतों में गई हूँ, खेतों का काम भी किया है, पशु दूध दोहने का काम भी किया है, मक्खन भी खाया और शुद्ध घी भी खाया, जो हम अधिक बच्चों को नहीं खिलाते। तो पशुपालक महिलाओं को कैसे हम मदद करें, और मुझे पता है कि 10 साल पहले नरेंद्र भाई के समय पे एक काऊ, एक गाय जिसको दी तो आज उसके पास 5 गाँव हो गई, जिसके पास 5 थी उसके पास 10 है, 15 है, 20 है, 100 तक पहुंची है महिलाएं। अभी मान लो कि एक पशु को दोहने के लिए 20 मिनट होती है, तो 10 पशुओं को दोहने के लिए कितना समय लगेगा। और जब एक घर की महिला पशुओं का दोहने का काम करती रहती है तो 2-2.5 घंटा इसमें व्यतीत हो जाता है। तो
हमने एक सोचा कि ऐसी जो महिलाएं हैं जो 10 पशु का दूध का दोहन करती हैं, उनको मिल्किंग मशीन हम दे देंगे। मिल्किंग मशीन, दूध धोने के लिए मशीन दे देंगे। तो यदि मशीन देते तो आधे घंटे में 10 पशु 15 पशु का दूध निकल जाता है। तो मेरा स्वार्थ ये था कि जो 2-2.5 कलाक पशुओं के पीछे रहती है महिला, इसी वजह से अपने बच्चों के और ध्यान कम देती, उसको नहलाने का, तैयार करने का, हेयर अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं, बनाना चाहिए, बाल बनाना और नाश्ता देना, नहीं तो बाजार में से लाकर दे देती है, खा लेना वहां जाकर। तो इसमें जो हम मिल्किंग मशीन दे देते हैं तो आधा घंटा इसमें चला जाता है, तो 2 घंटा उसके पास बच जाएगा। तो 2 घंटे में वो अपने बच्चों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकती है। ये मेरा इसमें ख्याल था, क्योंकि मैंने कहा कि 2098 से मेरे पास एजुकेशन और महिला बाल कल्याण था, लेकिन मैंने देखा कि महिला बाल कल्याण में तो कुछ है ही नहीं, कोई नो ग्रांट, नो कमिश्नर, नो सेक्रेटरी, कुछ नहीं, सिर्फ महिला बाल कल्याण लिखा हुआ था बस। और 40 साल से वो चला था। जब 2001 में नरेंद्र भाई मोदी सीएम बने, तब मैंने सीएम साहब को बोला कि सर वो महिला बाल कल्याण को अलग है नहीं, तो उनको भी आश्चर्य हुआ, क्या बात है, 50% महिलाएं, 25% चिल्ड्रन, 75% जो महिला और बच्चे, उसके लिए कोई अलग डिपार्टमेंट ही नहीं। तो तुरंत ये अलग डिपार्टमेंट बनाया और 1000 करोड़ का बजट महिला बाल कल्याण को दिया है। और इसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे करके महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई और इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। तो ये मुझे पता है कि महिलाएं क्या काम कर रही थी। तो एक तो ये हम लोगों ने किया। दूसरा, गुजरात में 13,000 गांव है, तो 80% गांव में दूध उत्पादक सहकारी मंडलियों है, लेकिन सभी पुरुष होती है, इसमें 2-4 महिलाएं होती शायद, लेकिन सब में पुरुष ही है। मैंने आकर एक कर दिया कि जहां जहां अब गांव में दूध उत्पादक सहकारी मंडली नहीं है, वहां महिलाओं की ही होनी चाहिए दूध उत्पादक सहकारी मंडली, महिलाओं की बनाई। तो आज इसमें हम लगे 10 महिला, 15 महिला, 11 महिला इसमें लगी। और 2000 गांव में पहले से महिला दूध उत्पादक सहकारी मंडलियां है और अभी नई 2000 बनी, तो 4-4.5 महिलाओं की मंडलियां होगी। अभी ये जो मंडलियां है वो क्या काम करेगी, तो उसको साथ में बैठना है, कुछ शेयर करना है, हम भी कुछ उसको देते हैं तो कैसे देना, इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि मिल्किंग मशीन तो दे दे हम, और घास काटने के लिए चाप काटर भी दे दे, टुकड़े टुकड़े करके अपने पशुओं को खिलाए, वो भी उसको हम दे रहे हैं। और तीसरा, जो दूध इकट्ठा होता है गांव का, तो डेयरी में से तो 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद ही कोई लेने के लिए आएगा, तो तब तक दूध बिगड़ जाएगा। तो हम लोगों ने बल्क मिल्क कूलर दिया उनको, दे रहे हैं, इसमें दूध रखो फ्रीज जैसा, इसमें दूध रखो रेफ्रिजरेटर जैसा, इसमें दूध रखो, और जब डेयरी में से आएगा तब वो इसमें से ले जाएगा। ये 3 काम महिलाओं के लिए अलग से हमने किया और काम शुरू किया। आपने देखा स्वावलंबन करके जो ये योजना बनी, इसमें हम लोगों ने 11 योजना इकट्ठी कर दी है। और नरेंद्र भाई जब आए इधर गुजरात में, तब उनके हाथों से उसका उद्घाटन शुरू करवाया, तो महिलाओं को दिया गया मिल्किंग मशीन वगैरह सब कुछ। फिर हम लोगों ने सोचा कि गांव में महिलाओं को काम करने के लिए छोटा सा मकान होना चाहिए, तो 300 चौरस मीटर जमीन फ्री में महिलाओं को दिया जाएगा, और उस पर मकान बांधने के लिए 5 लाख रुपया हम देंगे। तो इसमें से मकान बनेगा, महिला इसमें बैठेगी, काम करेगी, सोचेगी, शेयर करेगी, बच्चों के बारे में सोचेगी, हम कहेंगे जाइए आंगनबाड़ी देखिए तो वहां भी जाएगी, जाइए आंगनबाड़ी में थोड़ा सा दूध दीजिए तो वहां भी जाएगी। ये सब छोटे मोटे काम
काम करने के लिए हम लोगों ने काम किया है। दूसरा, हम लोगों ने सखी मंडल बनाए। सखी मंडल 10 महिला 15 महिला इकट्ठी होती हैं और कितना बचत कर सकेगी वो तय करते हैं। ये लोग तय करते हैं 10 रुपया हर महीने बचाएंगे, 15 रुपया बचाएंगे, कभी कभी 50 रुपया भी बचाएंगे। और ये सभी महिलाएं इकट्ठी होकर तय कर लेती है, बाद में अकाउंट खुलवाती है बैंक में और ये सभी पैसे इसमें इकट्ठा करते हैं हर महीने। और 6 महीने के बाद बैंक लिंकेज हो जाता है। इसमें हमारे अधिकारी काफी काम कर रहे हैं और बैंक लिंकेज होने के बाद उसको बैंक में से लोन मिलते हैं। अभी जो आपने बताया कि बैंक में से लोन मिलने में तकलीफ होती है, वो तकलीफ इससे बंद हो गई। महिलाओं को सखी मंडल के माध्यम से गवर्नमेंट की ओर से वहां उसको लोन दिया जाता है और लोन देने के बाद 5% उसको वो ब्याज इंटरेस्ट देना है 5%, बाकी 7% इंटरेस्ट खुद गवर्नमेंट दे देती है उसको, महिलाओं को 7% इंटरेस्ट। और इसमें महिलाएं काम कर रही हैं बहुत ही तरीके से, अच्छी तरीके से महिलाओं को ट्रेनिंग दिया गया है और अपने तरीके से वो काम करती रहती है। जैसे बसु मैंने बताया कि राखी तो छोटा सा काम हमें लगता है, लेकिन घर में बैठकर साल भर राखी बनाती है। यदि हम उसके एक सेल करने के लिए एक्टिवेशन रख देते हैं तो महिलाएं वहाँ आती है और सेल करती है, तो इसमें से वो कमाकर घर पहुँच जाती है। जैसे छोटे मोटे काम ये सखी मंडल के माध्यम से किए हैं। 1700 करोड़ रुपया का वो व्यवसाय करेंगे, मतलब बैंकों के साथ 17 करोड़ रुपया का वो बिजनेस कर रही है। 1700 करोड़ रुपया का, मानिए ऐसी महिलाएं नहीं है तो पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, लेकिन हिसाब भी लिखती है अच्छी तरीके से। और आज तक बैंकों ने ये बोला है कि जो पुरुष लोन ले जाते हैं तो शायद 70% 75% वापस आता है, लेकिन महिलाओं ने आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसी इमेज महिलाओं ने बनाई और इसीलिए सामने से बैंक बुलाती है, 1 लाख नहीं 2 लाख चाहिए ले जाइए, 2 लाख ले जाइए, 3 लाख चाहिए दे जाइए 3 लाख और अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कीजिए। ये काम। दूसरा, हमारी लड़कियां भी आगे जाना चाहती है। कई महिलाएं हमारे पास आती है, लड़कियां 12 कक्षा के पास, ग्रेजुएट होने के बाद कि मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे फॉरेस्ट में जाना है, आर्मी में जाना है, तो हमारे पास पैसे नहीं है, कैसे चलेंगे? तो ये जेंडर बजट में हम लोगों ने सोच लिया कि UPSC की जो एग्जाम होती है इसमें प्रीलिम परीक्षा लड़की पास कर दे और बाद में सेकंड और थर्ड एग्जाम जो देने के लिए तैयार है तो उसको 90,000 रुपया हम उनको नगद दे देंगे। 90,000 तैयारी करने के लिए। और लड़का होगा, लड़की होगी तो 90,000 और लड़का होगा तो 75,000 देंगे, कम देंगे। क्योंकि लड़का है उनको तो सब लोग पढ़ाते हैं, माँ बाप को पढ़ाते हैं, बाहर से पैसे लाकर भी पढ़ाते हैं, लोन लेकर भी पढ़ाते हैं, लेकिन लड़की की सोच ऐसी रहती है हमारी, लड़की को पढ़ाएंगे और उसका ब्याह हो जाएगा तो पढ़ी लिखी लड़की, कमाती लड़की सामने बढ़ जाएगी, उसको मिल जाएगा, हमें क्या फायदा होगा। ऐसी हमारी सोच रहती है, इसीलिए हमारी पेरेंट्स की सोच रहती है, इसीलिए वे लोग नहीं करते। दूसरा, एक पहले ऐसा था कि भाई बैंक में लोन लेना है तो साक्षी तो किसी को बनाना पड़ेगा, आपके पास लैंड है दे दो, आपके पास घर है तो वो दे दो बैंक में, तब जाकर हमें लोन मिलती है। तो राज्य सरकार ने पुरुष हो या स्त्री हो, जिसको भी लोन लेना है, अपना पिताजी नहीं देते हैं या वो ना बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपको लेना है 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया, तो आप बैंक में जाइए, लोन लीजिए और सरकार आपकी गारंटी देगी, सरकार आपकी गारंटी देगी। कितना भरोसा रखा है
पूरा आपके पास कोई गारंटी नहीं है तो राज्य सरकार आपकी गारंटर बनेगी, गारंटर बनेगी। और हम मानते हैं, जब मैंने बताया कि कोई महिला ने आज तक किसी का लोन वापस नहीं किया, ऐसा तो हुआ नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि गुजरात का कोई भी युवा या कोई भी बेटी लोन लेने के बाद परत नहीं करेगी, ऐसी कोई घटना नहीं बनेगी। तो सही मायने में उनको दिए थे। तो 3-4 साल पहले हम लोगों ने तय किया कि गुजरात में कोई परिवार महिला के नाम से संपत्ति लेता है, मतलब कोई लैंड लेता है या कोई छोटा मोटा कारखाना खड़ा करता है या कोई कुछ लेता है महिला के नाम से, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो महिला के नाम से यदि परिवार ये कोई भी संपत्ति लेता है तो राज्य सरकार उसका रजिस्ट्रेशन फी माफ करेगा। तो ये काम कर दिया। इसी वजह से आज गुजरात में 20 लाख से भी ज्यादा महिलाएं संपत्तिवान बन रही हैं, जिसके नाम से मकान है, जिसके नाम से लैंड है, जिसके नाम से कारखाना है वगैरह वगैरह, जिसके नाम की गाड़ी है वगैरह है। और राज्य सरकार को 600 करोड़ रुपया नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन फी नहीं मिली। लेकिन हम मानते हैं, मैं मानती हूँ कि हमारी महिला सशक्त बनी है आर्थिक दृष्टि से, इसलिए ऐसा काम करना चाहिए। तो अभी चल रहा है, हम लोगों ने कम नहीं किया है, चलते रहो और 50% महिलाओं के नाम से संपत्ति हो जाए। और जब महिला के नाम से संपत्ति होती है, अपने नाम से कोई मकान होता है, तब घर में जो परेशानियां होती है इसमें परेशानियां कम हो जाती है। कोई बेटा बोलेगा कि मम्मी आप चले जाओ, बहू आ गई है, आप परेशान करते हो, हम लोगों को खाने नहीं देते हो, फिल्म देखने के लिए नहीं जाने देते हो, तो माँ को निकाल देते हैं। तब माँ बोलेगी बेटा मकान मेरे नाम से है, जाना है तो तू जा, जाना है तो तू जा, मैं ले जाऊंगा। कॉन्फिडेंस, तो महिलाओं में कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया है। कई जो चिरंजीवी योजना है जो आपने सुना होगा, बीपीएल फैमिली की कोई भी महिला ज्यादातर अपने घर में ही उसकी डिलीवरी होती है, और कभी कभी जाना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, और सभी स्थान पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है, लेकिन गरीब को भी ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरी बेटी की डिलीवरी अच्छी हॉस्पिटल में क्यों, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं होना चाहिए। तो नरेंद्र भाई ने तय किया यदि बीपीएल फैमिली की महिला भी जो कोई अच्छी हॉस्पिटल में जाकर अपनी डिलीवरी करवाना चाहती है तो राज्य सरकार इसके पूरी डिलीवरी के खर्च राज्य सरकार देगी, वो और इसी वजह से आज 95% डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल हो गई है। तो हमारा एमएमआर और आईएमआर बहुत ही घट गया है, बहुत ही घट गया है। दूसरा है माँ योजना बनी, नरेंद्र भाई ने बनाई थी, बीपीएल फैमिली के लिए बनाई थी कि गवर्नमेंट में उसका इलाज तो होता है, लेकिन किसी को ऐसा लगे कि भाई हम गरीब हैं इसलिए हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा, किडनी का ऑपरेशन करवाना है, भरोसा भी कभी कभी नहीं रहता है, तो उनको लगता है कि मुझे भी अच्छे हॉस्पिटल में जाना है तो पैसे कहाँ से लगेंगे। तो नरेंद्र भाई ने तय किया कि हम माँ योजना बनाएंगे, मुख्यमंत्री श्री अमृतम योजना, जिसको शॉर्ट रूप में माँ बोलते हैं। तो माँ योजना का एक कार्ड उनको मिलेगा 2 लाख रुपया, और एक माँ कार्ड लेकर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जाएगी और एक कार्ड दिखाएगी तो कोई डॉक्टर ना नहीं बोल सकता, उसको एडमिट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और ऑपरेशन के बाद जब वहां से वो निकलती है तो बिल उसको नहीं मिलेगा, बिल मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए, बिल मुख्यमंत्री को, और 2 लाख रुपया उसको जो कार्ड दिया इसमें से कट जाएगा कि 15,000 रुपया उसका खर्च हुआ तो 1,85,000 का अभी आप अगले दिन खर्च कर सकते हो। इसमें इस बार जेंडर बजट में हम लोगों ने और किया
कि बीपीएल फैमिली को तो काफी सहायता मिलती रहती है, लेकिन जो बीपीएल से थोड़ा सा ऊपर है, लोअर मिडिल क्लास, उसके लिए क्या, उसके भी घर तो नहीं होता है। तो हम लोगों ने तय किया कि भाई माँ वात्सल्य योजना एक नई योजना बनाई इस साल। इसमें 2 लाख रुपया का कार्ड उनको भी मिलेगा, लेकिन इनकम हम लोगों ने तय की है कि 1,20,000 रुपया पूरे फैमिली की इनकम होगी। 1,20,000 उनको वो कार्ड दे देंगे और वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकती है, वहां जाकर उसका ऑपरेशन करवा सकती है। और 21 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं तो उनको भी वो सहायता मिलेगी। लेकिन ये माँ वात्सल्य कार्ड का उपयोग सिर्फ महिला और उसके 21 साल से कम उम्र वाले बच्चे ही कर सकेंगे, पुरुष को इसमें नहीं अलाउ किया। पुरुष को तो हम कहीं से लाकर उसको बचा लेते हैं, लेकिन माँ को नहीं बचाते। तो एक काम लोगों ने किया है। दूसरा, मेरे पास अर्बन डिपार्टमेंट है और हम लोगों ने सोचा 2012 में जब मैं मंत्री बनी तब मेरे पास नया अर्बन आया, मैसूर, पीडब्ल्यूडी, डिजास्टर सब कुछ दे दिया था मुझे कुछ। तो अर्बन डिपार्टमेंट जब मेरे पास आया तब हम लोगों ने सोचा, नरेंद्र भाई ने 2012 के जो चुनाव लड़ते थे तब उन्होंने सबको बताया था कि हम 28 लाख मकान गांव में करेंगे और 22 लाख मकान शहरी क्षेत्र में करेंगे। ऐसे 50 लाख मकान 5 साल में हम गरीबों के लिए करेंगे। तो बीपीएल फैमिली के जितने ही लोग थे 35 लाख सबको मकान दे दिया, लेकिन नियो मिडिल क्लास वे लोगों को मकान नहीं था। हम लोगों ने स्लम पॉलिसी बनाई, EWS मकान की पॉलिसी बनाई, LIG पॉलिसी बनाई, MIG पॉलिसी बनाई और अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी बनाई और एक प्राइवेट पॉलिसी बनाई। और हम लोगों ने 2 साल से काम शुरू किया और आज 2 साल में, शुरू में तो पॉलिसी बनाते बनाते 3, 4, 5 महीने निकल गए हमारे। फिर जमीन ढूंढी, कहाँ है वो ढूंढा, सब लोग सबको बुलाया, क्या करना है सब, तो इसमें ज्यादातर हमारा समय चला गया। लेकिन आज 3 लाख मकान हम लोगों ने गरीबों को दे दिए। 3 लाख मकान लो इनकम ग्रुप के लोगों को भी हम दे रहे हैं और मीडियम इनकम ग्रुप के लोगों को भी हम दे रहे हैं। 5 लाख से कम मकान की कीमत हो तो इसमें जो उसको मकान लेने के लिए लोन लेनी है तो इसमें भी 7% इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी, 5% इंटरेस्ट सिर्फ उनको देना पड़ेगा। ऐसा करके MIG और LIG ग्रुप के लोगों को भी हम मकान दे रहे हैं। और कोई प्राइवेट मकान बनाना 70 चौरस मीटर का और कोई किसी को लगता है कि मुझे तो वही जगह लेना है, गवर्नमेंट के मकान वहां नहीं है, तो इसमें भी हम लोगों ने स्कीम बनाई है कि 70 चौरस मीटर से कम चौरस मीटर वाले जो मकान को लेता है तो उनको भी उसका लाभ मिलेगा। क्या कोई लोन लेना है आपको तो लोन ले लो थोड़ा सा और उसका 7% इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे देगी, 5% इंटरेस्ट आपको देना है। तो आज कई मकान, मुझे लगता है कि 5 साल में हमें ज्यादा मकान नहीं बनाना पड़ेगा, अपने तरीके से ही लोग मकान ले रहे हैं। तो ऐसी कई योजनाएं राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बनाई है। एक 3,000 करोड़ से ज्यादा जेंडर बजट महिलाओं के लिए रखा है और मैं मानती हूँ कि 1 साल में जो हम लोगों ने रखा है ना सब गतिशील गुजरात सेकंड फेज, इसमें काम होने वाला है। सबको लक्ष्यांक दे दिया है, आपको वो काम करना है। सबसे ज्यादा मेरा काम है ग्रामीण महिलाओं के लिए टॉयलेट। आप कर सकते हो तो एक घर में टॉयलेट देने के लिए 10 से 12,000 रुपया आपकी ओर से मिले, ऐसी माली आपके पास भी नहीं। 10,000 ज्यादा से ज्यादा, तो किसी को 5 देना तो दे दीजिए। लेकिन एक गरीब महिला को, एक गरीब परिवार को एक टॉयलेट घर में होने की नहीं वजह से उसको कितनी परेशानी भुगतनी पड़ती है। हम तो पढ़े लिखे सब लोग, और सुबह में जाना है टॉयलेट फिर भी नहीं जा सकती हैं, रात को उसको दिन भर उसको जाना नहीं
जाना समय जा ही नहीं सकती हैं, और रात को जब अंधेरा हो तब वो जाती है, तो क्या हुआ होता है उसका, ये तो कल्पना कीजिए आप। और कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो 9 महीने तक उसकी कितनी परेशानी होती है वो भी सोचिए आप। और डिलीवरी वाली महिला है तो उनको कितनी परेशानी होती है। और हमारी जो युवा महिला है जिसको इसकी जरूरत होती है तो उसको क्या होता है। इसीलिए मैंने एक अभियान चलाया है, घर घर टॉयलेट, और सबको मैं आमंत्रित करती हूँ कि आइए। और मैं बोलती हूँ सब लोगों को कि भाई आपको समूह लग्न करते हैं तो आपको भोजन वाला तो मिल जाता है, मंडप रखने वाला मिल जाता है, सब लोग मिल जाते हैं, टॉयलेट बनाने के लिए कोई नहीं मिलता है आपको। और इसीलिए समूह लग्न का आयोजन करने वाले लोगों को भी मैंने कहा है कि आप ढूंढिए 200 बेटियों का विवाह करना है तो बेटी कहाँ जाने वाली है, वहां उसके घर टॉयलेट है कि नहीं, ये आप सर्वे करवा लो, और इसका विवाह हो उसके पहले वहां टॉयलेट बन जाना चाहिए, ये मैंने कहा है। और मुख्यमंत्री स्वच्छता निधि, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने एक निधि फंड इकट्ठा कर रहे हैं, लोग दे रहे हैं, सामने से दे रहे हैं, कोई 1 लाख रुपए देता है, 2 लाख रुपया देता है, मैं कोई प्रवास में जाती हूँ तो सामने से लोग आ जाते हैं, 5 लाख रुपया देना है, 10 करोड़ रुपया अभी एक भाई ने दिया, 5 करोड़ रुपया दिया, क्यों? टॉयलेट बनाने के लिए। और मुझे खुशी है कि हम तो पढ़े लिखे, लेकिन हमारी सरपंच महिला गांव की ट्राइबल एरिया, चाहे वलसाड़ हो चाहे नवसारी हो, तो महिला मेरे पास आई जब मैं कार्यक्रम में गई थी, तो उन्होंने कहा कि उनका सम्मान करने का है। कलेक्टर ने मुझे बोला क्यों सम्मान करने का है, तो अपने गांव में 100% टॉयलेट बना दिया, इसीलिए वो सरपंच का हमें सम्मान करना है। तो मेरे हाथों से मैंने उनका सम्मान किया। इसीलिए मैं भरोसा करती हूँ गुजरात की ग्रामीण कक्षा में रही हमारी महिलाओं पर कि वो, मैंने तो ये कहा है कि 3 साल में पूरा करेंगे, लेकिन लोग जिस तरह से लगे आगे आ रहे, मैं मानती हूँ 2.5 साल में पूरा हो जाएगा या 2 साल में पूरा काम हो जाएगा। 2 साल में पूरा। दूसरा, आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनी तब मैंने सबको बता दिया था कि मैं जहां भी जाऊंगी तो सम्मान तो होगा ही, तो सम्मान में मुझे फूल नहीं चाहिए, फल चाहिए। फल चाहिए किसके लिए? हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए चाहिए। और लोग फलों की टोकरी दे जाते हैं और हम वो आंगनबाड़ी में भेज देते। जहां फल नहीं है तो क्या देंगे? तो चिकी देंगे, सुखड़ी देंगे, या सिंगदाना देंगे, वो देंगे, मठ, चना वगैरह देंगे। तो इसमें से हम वहां तक पहुंचा के और वहां हमारी महिलाएं उसका उपयोग करके बच्चों को खिलाती हैं। और तीसरा, सम्मान होता है तो लोग काफी कुछ दे जाते हैं, जैसे अनार ने बताया साड़ियाँ भी देते हैं और कुछ न कुछ देते रहते हैं, स्वीट भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन साड़ी या स्वीट के अलावा जो कुछ मिलता है वो गवर्नमेंट में मैं रख देती हूँ, भिजवा देती हूँ गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट उसका ऑक्शन करेगी और ऑक्शन में से जो पैसे मिलेंगे वो बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उनके लिए जाएगा, बच्चियों के लिए जाएगा। और जो साड़ियाँ वगैरह मिलती है वो अनाथ हो जाएगी, वो बांटती रहती है। जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको, या किसी कोई बेटी है उसका विवाह हो रहा है तो अच्छी साड़ियाँ है तो उसके वहाँ जाएगी और अच्छा काम करती रहती है। वहाँ स्वीट है तो वो भी वहाँ जाता है, कोई विकलांग स्कूल है तो वहाँ चला जाता है, सब कुछ वहाँ जाता है। और समाज ने वो पकड़ लिया, समाज ने एडप्ट कर दिया कि ये तो अच्छा काम है, भगवान का काम है, पुण्य का काम है, बच्चों को कुपोषण से बाहर लाना। एक काम मेरा है
मैं कोई काम कर सकूं या न कर सकूं, लेकिन 100% टॉयलेट बच्चों को कुपोषण में से मुक्त करवाना और जो भ्रूण हत्या हो रही है, जो सेक्स रेशियो कम होता रहा, 1000 के सामने 802 लड़कियां थी 2001 में। आज इतना परिश्रम किया, जागृति आई, संवेदन किए, सब कुछ किए, तो आज 904 लड़कियां का प्रमाण हुआ है। लेकिन तो ये हमारा तीसरा काम महिला के लाइफ में चल रहा है। तो ये 3 काम तो मेरे मन में से जाते नहीं है। कहीं भी प्रवचन होगा तो टॉयलेट आएगा और आएगा। तो कभी पत्रकार मुझे पूछते रहते हैं कि आप तो टॉयलेट करती रहते हैं। हाँ, जब तक सीएम हूं तब तक मैं टॉयलेट जब तक नहीं बनेंगे तब तक बोलती रहती हूँ और कुपोषण के बारे में भी बोलती रहती हूँ। इसका इतना फर्क हुआ है, समाज के लोग, गांव के लोग कुपोषित बच्चों को एडप्ट कर रहे हैं। लाइफ में हमारा गांव में 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, ज्यादा तो है नहीं। यदि ये 4 बच्चों को आप संभाल रखोगे तो 4 बच्चे भी कुपोषण में बाहर निकल जाएंगे। तो ये काम हमारा था। तो मैंने काफी समय लिया आपका, अभी मैं बंद करती हूँ क्योंकि पिछला सेशन आपका बाकी है। लेकिन मैं मानती हूँ कि आपने जो मुझे प्रश्न भेजे थे इसमें से काफी उत्तर आ गए। फिर भी और कुछ जानना चाहते हो तो बताइए। 1 बजे और भोजन करना है और कोई ना कोई हमारे एमएलए एमपी, आज मंगलवार है तो एमएलए एमपी सब मिलने के लिए आएंगे। तो बाहर लाइन लगी हुई, तो सबको मिलना है, सबको सुनना है और काम करना है। थैंक यू मैडम, आपने तो बहुत विस्तृत ज्ञान दे दिया।